नमस्कार दोस्तों। दौरे नफरत प्यार तुझको तो फना होना ही था, मजहबी व्यापार को इससे नफा होना ही था। गल न पाई दाल जिसकी फी सियासी चाल से, लाजमी है यार उसको तो खफा होना ही। कमोबेश आज यही स्थिति है और मंजू सक्सेना की ये पंक्तियां निश्चित रूप से एक सच को बयां करती है और ऐसा सच बयां करती है कि आज जो हालात हैं देश के वो अपने आप में दर्दनाक है। हमें जब बात करनी चाहिए कि कैसे हमारे देश के लोगों का भला किया जा सकता है, तब हम बातें नफरत की कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ऐसे नहीं ऐसे होगा। जो लोग खुद को संत कहते हैं वो हत्याएं कर देने की बात करते हैं, वो तमाम तरह की गालियां देते हैं और न जाने क्या क्या कहते हैं। उदाहरण देता हूं कि जिस तरीके से एक खुद को परमहंस कहने वाले अयोध्या के एक तथाकथित संत कहते हैं कि यदि मारन जो दयानिधि है उनके कोई सिर लेकर के आएगा तो उसे 10 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाए। संत हो सकते हैं क्या? और परमहंस खुद को लिखते हैं। और परमहंस का मतलब क्या होता है? जिसे दीन दुनिया किसी चीज की सुध ही ना रहे, वो ईश्वर में इतना लीन हो कि उसके अलावा उसे न दिखता हो, वह परमहंस होता है। लेकिन हमारे यहां परमहंस आज वो होने लगे हैं जो नफरत बोते हैं, जो हत्याएं करने की बात करते हैं, जो दंगे फसाद की बात करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं और क्यों इस तरह की बातें हो? हर व्यक्ति की अपनी मान्यता है, अपना कथन है। यदि हम अपनी मैथोलॉजी को देखते हैं तो उसमें पाते हैं कि उसमें कहीं किसी पर कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं है कि आप यह नहीं कर सकते, यह नहीं वो बोल सकते, नहीं कर सकते। निश्चित रूप से हर व्यक्ति की अपनी सोच है और जब अपनी सोच हो तो आप उसे रोक नहीं सकते और रोकने का आपको अधिकार नहीं है। कमोबेश आज जो हालात है देश के, आप ये सोचिए देश के 74% लोग ऐसे हैं जो अपने स्वास्थ्य का और खाने का खर्च नहीं उठा सकते हैं। इस हालत में भारत को ला करके खड़ा कर दिया है। यह अमृत काल या महंगाई काल है, जो भी कह लीजिए। इसके अलावा 5 साल में आम आदमी की, जो भी सब सामान्य लोग हैं, हम आप हैं, उनकी थाली 65% महंगी हो गई है। यानी जो हम थाली में खाते थे वो 65% महंगा हो गया। 200 रुपए की सब्सिडी के बावजूद उज्ज्वला गैस का सिलेंडर भरवा पाने की स्थिति में नहीं है लोग। और ऐसे लोगों की संख्या भी करोड़ों में, कोई लाखों में नहीं है, कोई सैकड़ों में नहीं है, हजारों में। यह स्थिति है। बेतहाशा लूट का पूरा जाल बिछा हुआ है और जिस तरीके से होती मोदी सरकार ने महंगाई के नाम पे, भ्रष्टाचार के नाम पे, सबके नाम पे इस देश को इस हालत में लाके खड़ा कर दिया है। जो, और ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट है और संयुक्त राष्ट्र संघ बता रहा है कि भारत की दशा क्या हो गई। और इस दशा में जब हम खड़े हों तो निश्चित रूप से चिंता करना बनता है कि किस तरह की स्थितियां। वही कांग्रेस शासित राज्यों में क्या हो रहा है वह भी एक झलक ले। वहां दुर्गम क्षेत्रों में भी कैसे स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जाए, इसके लिए व्यवस्था की जा रही। राजस्थान ऐसा राज्य बन गया, हिंदुस्तान का पहला राज्य बन गया है जहां पर राइट टू हेल्थ है, यानी आपको स्वास्थ्य का अधिकार है और आप 25 लाख रुपए तक का इलाज सरकारी या निजी कहीं पर भी कराइए, वो सरकार की जिम्मेदारी। अब आप सोचिए 25 लाख से ज्यादा की तो जरूरत नहीं पड़ती सामान्य स्थिति। और इसके बाद जिस तरीके के हैं मनरेगा के तहत हिंदुस्तान के अंदर, पूरे रेस्ट हिंदुस्तान में 27 दिन का रोजगार मिल पा रहा है। लेकिन राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ हो या जो भी कांग्रेस के चारों राज्य हैं, उनमें मनरेगा में 125 दिन से लेके 150 दिन तक रोजगार मिल रहा है। यानी आपको रोजगार भी कैसे दिया जा सके इसके लिए काम किया जा रहा है। आप वो दिन याद करें जब हिंदुस्तान को बनाना था। पंडित नेहरू ने किन परिस्थितियों में बनाया था जब हमारे पास कुछ नहीं होता था। आज हमारे पास में बहुत कुछ है, लेकिन इसके बावजूद स्थितियां खराब। इसीलिए पंडित नेहरू ने
उच्च शिक्षा, शिक्षा, इस पर फोकस किया, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी समझदार हो, चीजों को लेकर के सेंसिटिव हो और कुछ बेहतर कर सके। शायद आज यही वजह है कि हिमाचल की सरकार शिक्षा पर इतना फोकस कर रही है कि वो 40,000 जो छोटा सा राज्य है, उन स्कूलों को डेस्क दी है, जहां पर इतने समय के बाद भी डेस्क नहीं हो पा रही थी पिछले तमाम सालों से जो भाजपा शासन में थी और कहती थी। तो इस तरह की भी स्थितियां होती, जब हम लोगों की बात कर रहे होते हैं, नफरत में इस तरह से हत्याएं नहीं होती थी और चीजें नहीं होती। आज सारे अपराध हो रहे हैं, और जिस तरह से अपराध हो रहे हैं वो निश्चित रूप से किसी भी देश के लिए, राज्य के लिए चिंताजनक। और इस चिंता की स्थिति को देखने वाला है, समझने वाला है, जिस तरीके से चीजें चल रही हैं वो हम सबको चिंतित करा। वजह क्या? वजह यह है कि नफरत हो जाए। कांग्रेस सरकार ने प्रचार पर इतना नहीं खर्च किया। मोदी सरकार रोजाना प्रचार पर अपने जितना खर्च करती है, यानी नरेंद्र मोदी के सिर्फ प्रचार पर जितना खर्च किया जाता है, वो आपकी सालाना औसत आय से अधिक। अब आप समझिए कि हर घंटे वो जो अपने प्रचार पे खर्च कर रहे हैं, वो आपकी सालाना औसत आय से अधिक। इस तरह की स्थिति, उनका सुरक्षा हो, खान पान हो और चीजें हो, उनकी मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। यह स्थिति है कि प्रचार के लिए आप क्या करेंगे और प्रचार के लिए कैसे करते हैं, तो यह बहुत बड़ी चीज होती है। और इस स्थिति में जब खड़ा होता है तब दिखता है। फिर आप क्या करें? किस बात की आप सरकार चला रहे? सरकार का मतलब होता है हर व्यक्ति को शासन देना, उसको महसूस कराना कि आप प्रजा नहीं हो, आप हमारे बराबर के हो, स्टेक होल्डर। हम आपके कस्टोडियन, राजा नहीं। लेकिन आज राजा बनाया जा रहा है, प्रधानमंत्री राजा है, महाराजा है, बाकी सब प्रजा है। तो जब प्रजा की बात होगी और ये सारी चीजें होंगी तो क्या हो? आज जब चुनाव आ जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री कहते हैं अब वो जमीन पर उतरेंगे, सड़क पर उतरेंगे और ये करेंगे। साहब, जिस समय नूह में आग लग रही थी तब हरियाणा के मुख्यमंत्री वहां नजर नहीं आ रहे थे। जब मणिपुर जल रहा था वहां के मुख्यमंत्री कहीं नहीं जा रहे थे। और हालत यह है कि मणिपुर की राजधानी इंफाल में जो 2-4 परिवार बचे थे कुकी समुदाय के, उनको भी वहां से बाहर कर दिया। यानी इस तरह की लकीरें खींच दी जा रही कि आप अपने ही देश में आज एक जगह रह सकते हैं, एक जगह नहीं रह सकते हैं, और किस तरह रहेंगे, क्या डर रहेगा, इन सारी चीजों को लेकर। इसके बाद में जिस तरह के हालात पैदा किए गए, जम्मू कश्मीर में जिस तरीके के हालात, आपने लोगों को काट दिया है, अलग कर दिया है। वन नेशन वन उसकी बात होती थी, और आज स्थिति क्या है? वन नेशन की बात करके आप क्या करना चाहते हैं? सिर्फ चुनाव साधना चाहते हैं। वन नेशन तो आप नहीं बना सके और न बन सकता है, क्योंकि ये गणराज्य राज्यों का समूह है और हर राज्य की अपनी संस्कृति है। आप जब इसे भारत कहते हो तब गलत साबित होता है, क्योंकि भारत का जो वो क्षेत्र था, जिस दौर के आप राजा भरत से लेते हो, तो उनका क्षेत्र दिल्ली से पहले का हिस्सा उधर था ही नहीं। मतलब 90% जो आज हिंदुस्तान है वो भारत का हिस्सा ही नहीं। तो फिर कौन सी बात कर रहे हैं? कहीं द्रविड़ राज्य था, कहीं कुछ और था, इस तरह की स्थिति। तो जब ये सब होता है तो लगता है कि आप किस तरीके से झूठ बोल करके, नफरत फैला करके सारी चीजें करना चाहिए। और आपका ये नफरत का खेल किसको नुकसान पहुंचा रहा है? अंततः इस देश के लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। और जैसा कि मैं कल बता चुका हूं, हालात ये कि आप जब जीत नहीं पाते हो या आपको हार का खतरा दिखता है तो आप विरोधी दलों को लांछित करते हो, उनके ऊपर झूठे आरोप लगाते हो और चरित्र हनन करने का काम करते हो। आपने एक समय में पंडित नेहरू का चरित्र हनन किया, यह कहते
क्यों? देखिए वो उस महिला के साथ है, उस लड़की के साथ है, ऐसे हैं वैसे हैं, जबकि जिस महिला को वो गले लगा रहे थे एक उसकी बहन विजयलक्ष्मी पंडित थी, एक उनकी भांजी थी, एक विक्रम साराभाई के परिवार था। उनको इस खुशी के साथ में कि उन्होंने क्या किया, और आप उन्हें चरित्रहीन बनाते हो। उसके बाद में जब श्रीमती इंदिरा गांधी आई तो उनके चरित्र पर आप लांछन लगाते गए, सालों साल झूठ फैलाते गए। वो चली गई तो राजीव गांधी को आपने बोफोर्स के नाम पे बदनाम किया, और फिर कोर्ट में आप ही ने कहा, आप ही की सरकार ने कहा कि नहीं साहब उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। और उसके बाद में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, इन सबको आपने जिस तरीके से किया और सबके ऊपर झूठे आरोप लगाए, 9.5 साल की आपकी सरकार हो गई, एक भी आरोप आप साबित नहीं कर पाए। लेकिन आपको आरोप लगाना है, झूठ बोलना है, तो झूठ का पूरा आपने जो जाल बिछाया है उसके बूते आप ये करना चाहते, नफरत फैलाना चाहते हो, उस परिवार के बारे में झूठ फैलाते हो। और अब आप राहुल गांधी को उनकी बहन के साथ में जिस तरीके से दिखाने की कोशिश करते हो, इससे ज्यादा शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता। ये तो उस रिश्ते को ही कलंकित करता है, पूरी नारी जात को कलंकित करता है। तो आपका चरित्र क्या है, चाल क्या है, चेहरा क्या है? वास्तव में आप झूठे हो, गलत बोलते हो और गंदा बोलते हो। आपके दिमाग में कुछ अच्छाइयां नहीं बल्कि इतनी बुराइयां हैं जो पूरे हिंदुस्तान को खत्म करने का काम कर। आपने बनाया तो कुछ है नहीं, तो आपको बिगाड़ने का दर्द नहीं है, बेचने का दर्द नहीं, लेकिन जो बनाता है उसे बिगड़ने का भी दर्द होता है, बेचने का भी दर्द होता है। यही वजह है कि राहुल गांधी और उनके परिवार को, गांधी परिवार को तकलीफ होती है कि हमारे देश के साथ ये हो क्या रहा, और ये कोई और नहीं कर रहा है, वो लोग कर रहे हैं जो खुद को खैर ख्वाह बताते हैं और न जाने क्या क्या बताया। यह इस देश का दुर्भाग्य है कि आप जैसे लोग बैठे हैं इन कुर्सियों पे और आप सच को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। कबीरदास जी ने लिखा है, निंदक नियरे राखिए कानन कुटिया छबाए, यानी उसको अपने इतना पास रखिए कि उसके लिए खुद घर बना दीजिए और अपने घर के कोने में ही उसका घर बना, क्योंकि वो जब निंदा करेगा, आपकी आलोचना करेगा, तो उससे आपको अपनी कमियां पता चलेंगी, उनको सुधारने का अवसर देगा। लेकिन आपको तो आपकी जो कमी इंडिकेट कर वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है। तो जब यह स्थिति होती है तो निश्चित रूप से हालात दर्दनाक, शर्मनाक हो जाते हैं। हमें आज भी याद है कर्नाटक में आपने उस महिला पत्रकार की हत्या की थी नफरत में, और अब आप उदयनिधि मारन के बारे में जिस तरीके से बात कर रहे हैं, जो वहां के मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे हैं, वो अपने आप में लगता है वो अपनी संस्कृति के मुताबिक बोल रहे हैं, आप अपनी संस्कृति के मुताबिक बोल। आपकी और उनकी संस्कृति अलग है, आपकी उनका धर्म अलग, उससे कोई कंसर्न नहीं। और रही बात सनातन धर्म, वास्तव में हमारे देश के किसी भी संविधान में, कानून में कहीं पर डिफाइन नहीं। हमारे यहाँ हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, दूसरे और धर्म, सनातन धर्म तो कहीं नहीं, वैदिक धर्म कहीं नहीं। ये तो एक जीवन शैली है, परंपरा है। सनातन धर्म क्यों कहते? क्योंकि वो सभी को समाहित कर, सभी के साथ सहिष्णुता बरतता है, सबको प्यार से रखता है, इसलिए कहा जाता है। लेकिन आप इस तरीके से करते हैं, और फिर जब इंडिया गठबंधन आपको जवाब देने आता है तो आप उसके बारे में झूठे प्रचार करते हो और न जाने क्या क्या कहते। ठीक है, आप करिए, ये आपका अधिकार, लेकिन आपके इस अधिकार में आप जो बर्बाद कर रहे हो उसका कौन दे? कैसे होगी इसकी भरपाई जो इस देश ने खो दिया इस 9.5 साल? इस देश को आपने कर्ज में झोंक दिया, 172 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कर्जदार बना दिया, जो 54 पॉइंट समथिंग यानी राउंड फिगर में 55 लाख करोड़ का कर्जदार होता। तो इस देश को आप कर्जदार बनाओगे, इस देश से आप लूटोगे, इस देश के सारे एसेट बेचोगे, शिक्षा खराब करोगे, इसके अलावा दूसरी खान पान की स्थिति बिगड़ जाएगी, लोग भूखे मरेंगे,
5 किलो अनाज पे जिएंगे और सब इसके बाद आप कहोगे आप विश्वगुरु। और विश्वगुरु किस आधार पे अपने आप को बनाते हो कि साहब आप G20 को हेड कर रहे हो? वो तो रोटेशन में होता ही है। आज आप कर रहे हो, कल कोई करेगा, परसों कोई करेगा, पहले कोई कर रहा था। इसमें आपका क्या महानता? महानता होती जैसे पंडित नेहरू ने एक नया गुटनिरपेक्ष आंदोलन बनाया और 125 देश उनके पीछे खड़े हुए। उनकी बहन विजयलक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी। यह हमारे देश के लिए गर्व का विषय है। और जब यह देश के गर्व का विषय हो तो आप उन्हें लांछित करते हो। आप उनके पांव की धोवन भी नहीं हो सकते हो और आप खुद को विश्वगुरु दिखाना चाहते। और किस बूते? विज्ञापन के बूते। इस पर आप लाखों करोड़ रुपए आप तक खर्च कर चुके हो। मैं लाखों करोड़ क्यों कह रहा हूं? क्योंकि प्रत्यक्ष बजट के अतिरिक्त हर विभाग का जो अपना बजट है उससे भी पैसा खर्च किया जा रहा है। काम होता है 100 रुपए का, विज्ञापन होता है 1000 रुपए का, और 1000 रुपए का भी लाख रुपए का। यह औसत है आपका। तो इस विज्ञापन पे चल रहे हैं आप। पूंजीपतियों को पोषित करते हो, उनके लिए गलत सही सब कुछ करने को तैयार। और इस देश को आपने लूट का अड्डा बना दिया। जब यह बना दिया हो तो निश्चित रूप से एक चिंता का विषय। इस देश के लोगों को सोचना चाहिए उन्होंने किसको चुना है, उसकी तथ्यों पर समीक्षा करनी चाहिए। ना मेरी बात मानिए ना उनकी मान। आप वो सारे फैक्ट निकालिए और उन पर बात कीजिए। देश आपका है, भविष्य आपके बच्चों का है, और वो सब अंधकार में जा रहा है। आपकी आमदनी घट रही है, आपका तमाम सारी, आपका व्यापार खराब हो रहा है, सब कुछ बर्बाद हो रहा है। उसके बाद आप यदि मोदी मोदी कर रहे हैं तो भाई आपकी समझ पे मुझे तरस आता है। मुझे तरस आता है कि आपकी बेटियां नंगी की जा रही हैं, उनके साथ बलात्कार हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, कोई सुरक्षित नहीं रह गया, और उसके बाद भी आप खुश। आपके लोगों को मारा जा रहा है, आप खुश। निश्चित रूप से दुखद है और इसको लेके सोचना चाहिए। मैं तो सोच रहा हूं, आप सोचेंगे नहीं सोचेंगे आपकी मर्जी है। मैं इसलिए सोच रहा हूं क्योंकि मेरे परिवार ने इस देश की आजादी में अपनी आहुति दी। मुझे दर्द है इस देश के। आपको है या नहीं है, यह आपको सोचना है। जय हिंद।